आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। पहले साइंटिस्ट ये तो जान चुके थे कि क्रोमोसोम हेरिडिटरी मटेरियल है सेल के अंदर, लेकिन क्रोमोसोम भी दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है प्रोटीन और दूसरा है डीएनए। पहले साइंटिस्ट यूँ बिलीव रखते थे कि प्रोटीन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ, यानी हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर प्रोटीन काम करता है। लेकिन बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये कन्फर्म हुआ कि प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, बल्कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर काम करता है। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ 1928 में वो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को फाइनल स्टेज में पहुंचाने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, एवरी मैकलियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट 1944 में, और आखिर में 1952 में हार्शी एंड चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। और इन सारे एक्सपेरिमेंट से ये बात वाज़ेह हुई कि डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर काम करता है। इन एक्सपेरिमेंट को आज हम कॉन्सेप्चुअल वे में देखेंगे, आपको बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगा और पूरा जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर है वो आपको हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया लिए, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो निमोनिया काज करता है, और निमोनिया को पता है एक लंग डिजीज है, और इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया दो टाइप्स के हैं। एक के ऊपर आउटर एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल है, पॉलीसेकेराइड से बना होता है, और इस वजह से वो स्मूथ अपीयरेंस रखता है, और इसको हम कहेंगे एस टाइप। और दूसरी तरह की बैक्टीरिया के ऊपर ये लेयर, ये कैप्सूल नहीं पाया जाता, तभी वो रफ देखता है हमें, और इसको हम कहेंगे आर टाइप। और इस पॉलीसेकेराइड कैप्सूल का फंक्शन ये है कि जब ये बैक्टीरिया लिविंग बॉडी के अंदर जाता है तो इस बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम अटैक करेगा। उस इम्यून सिस्टम के अटैक से बचने के लिए ये कैप्सूल काम आता है। अब आप मुझे बताएं कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया निमोनिया डिजीज काज करेगा। बिल्कुल दुरुस्त, एस टाइप, क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है और बॉडी के अंदर ये किल नहीं हो पाएगा इम्यून सिस्टम से, और ये रिप्रोडक्शन करके डिजीज काज करेगा। तो हम कहेंगे कि एस टाइप जो है वो पैथोजेनिक है, या वायरुलेंट है, या हार्मफुल है। जबकि आर टाइप, इसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है और ये इम्यून सिस्टम इसको किल करेगा, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और इसलिए हम कहेंगे कि नॉन पैथोजेनिक है, नॉन वायरुलेंट है, या हार्मलेस है, जो भी वर्ड आपको सूटेबल लगे। अब जाते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। ग्रिफ्थ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया माइस के ऊपर। सबसे पहले उन्होंने आर टाइप लिया जो कि हार्मलेस है, माउस को इंजेक्ट किया और माउस जिंदा रहा, क्योंकि आर टाइप डिजीज काज नहीं कर पाता। सेकंड स्टेप पे उन्होंने लिया एस टाइप जो कि हार्मफुल है, माउस को इंजेक्ट किया पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की वजह से ये बैक्टीरिया जिंदा रह पाया और माउस के अंदर निमोनिया डिजीज काज किया, और जिसकी वजह से माउस मरा। थर्ड स्टेप में उन्होंने लिया वही एस टाइप बैक्टीरिया, लेकिन इस टाइप बैक्टीरिया को हीट की वजह से किल किया। हम कहेंगे कि हीट किल इस टाइप बैक्टीरिया लिया, और इस बैक्टीरिया ने डिजीज काज नहीं किया। क्यों? डिजीज काज करने के लिए बैक्टीरिया को सबसे पहले बॉडी में एंटर होना है, फिर रिप्रोडक्शन करना है। रिप्रोडक्शन करने की मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है। इन सब प्रोसेस के लिए एंजाइम और प्रोटीन की ज़रूरत है, और आपको पता है कि एंजाइम और प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डिनेचर हो जाते हैं। तो हीट प्रोसेस की वजह से प्रोटीन और एंजाइम डिनेचर हुए, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाया, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया, और माउस के अंदर डिजीज काज नहीं कर पाया। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो इस टाइप बैक्टीरिया है ये हार्मफुल इसलिए है कि इसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल था। हीटिंग की वजह से ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल डैमेज हो जाता है, और तभी बैक्टीरिया डिजीज नहीं काज कर पाता। एक पॉइंट आप ज़हन में रख ले, प्रोटीन के डैमेज होने के लिए कम हीट चाहिए 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि डीएनए के डैमेज होने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए 70 to 90%। तो जहाँ पे प्रोटीन डैमेज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि डीएनए वहाँ पे जो है वो डैमेज नहीं हो पाता। लास्ट स्टेप में ग्रिफ्थ ने मिक्सचर लिया आर टाइप और हीट किल एस टाइप। आप नोट कर सकते हैं कि दोनों हार्मलेस है। इन दोनों को मिक्स किया, फिर माउस के अंदर इंजेक्ट किया। होना ये चाहिए था कि माउस जिंदा रहे, क्योंकि दोनों टाइप की बैक्टीरिया हार्मलेस है। लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट देखा वो ये था कि माउस निमोनिया की वजह से मर चुका था। यहाँ पे सबसे अमेजिंग रिजल्ट था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट का। तो ग्रिफ्थ ने ये रिजल्ट निकाला कि हीट किल इस टाइप बैक्टीरिया से कुछ न कुछ मटेरियल आर टाइप की तरफ
ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी वजह से आर टाइप बैक्टीरिया पैथोजेनिक और हार्मफुल बन चुका है। ये रिजल्ट था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ न कुछ मटेरियल हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र हुआ है आर टाइप बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से आर टाइप बैक्टीरिया पैथोजेनिक या हार्मफुल बन चुका है। लेकिन ग्रिफ्थ ने ये बात वाज़ेह नहीं की कि कौन सा मटेरियल हीट किल इस टाइप से ट्रांसफ़र हुआ है। हो सकता है कुछ लिपिड्स मालिक्यूल हीट के प्रोसेस से बच चुके हैं और वो ट्रांसफ़र हुए हो और उसने आर टाइप को पैथोजेनिक बनाया हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ प्रोटीन हीट के प्रोसेस से बच चुके हो और वो प्रोटीन ट्रांसफ़र हुए हो, लेकिन कुछ वजाहत नहीं की कि कौन सा मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस मटेरियल को मालूम करने के लिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट है एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्ट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सबसे पहले लिया हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, क्योंकि इसी बैक्टीरिया से कुछ चीज़ ट्रांसफ़र हुआ है ना, कुछ मटेरियल तो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसको लिया सबसे पहले। और क्या किया, इस बैक्टीरिया के ऊपर लैपेज एंजाइम से ट्रीट किया। लैपेज ऐसे एंजाइम है जो लिपिड को डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं। यानी अब हीट किल इस टाइप बैक्टीरिया में कोई भी लिपिड्स मौजूद नहीं है। जो भी लिपिड हीट प्रोसेस से बच चुके हैं वो भी अब लैपेज एंजाइम से 100% ख़त्म हो चुके हैं। इस ट्रीटमेंट के बाद हीट किल इस टाइप बैक्टीरिया को मिक्स किया आर टाइप बैक्टीरिया के साथ, फिर से माउस के अंदर इंजेक्ट किया और रिजल्ट लेकर गया कि माउस मर चुका है। ये बात वाज़ेह हुई कि वो जो मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ था हीट किल इस टाइप से आर टाइप की तरफ, वो लिपिड्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट उन्होंने हीट किल इस टाइप बैक्टीरिया को आरएनएस के साथ ट्रीट किया, यानी जितने भी आरएनए है हीट किल इस टाइप बैक्टीरिया के साथ उसको डिस्ट्रॉय किया, फिर से मिक्स किया, फिर से देखा माउस फिर से मर चुका था। तो ये भी कंफर्म हुआ कि आरएनए भी नहीं हो सकता। इसी तरह प्रोटीनेज एंजाइम से ट्रीट किया, प्रोटीन डिस्ट्रॉय किया, फिर से देखा, फिर से माउस मर चुका था। तो प्रोटीन का बात भी वाज़ेह हुई कि ये भी नहीं हो सकते। जब हीट किल इस टाइप बैक्टीरिया को डीएनए के साथ ट्रीट किया, यानी जितने भी डीएनए है हीट किल इस बैक्टीरिया के साथ उसको डिस्ट्रॉय किया, ख़त्म किया, फिर से मिक्स किया आर टाइप के साथ और माउस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माउस जिंदा रहा। तो अब ये बात कंफर्म हो गई कि डीएनए जो है वो हीट किल इस टाइप बैक्टीरिया से आर टाइप की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है और आर टाइप को पैथोजेनिक बनाया है। तो यहाँ से बात वाज़ेह हो गई कि डीएनए जो है वो बेसिकली हेरिडिटरी मटेरियल है। तो इसका मतलब है कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है कि बैक्टीरिया को पैथोजेनिक होना है या नॉन पैथोजेनिक होना है। इस टाइप के अंदर था तो वो पैथोजेनिक था, वही डीएनए आर टाइप के पास चला गया तो आर टाइप को पैथोजेनिक बनाया। और ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, वीडियो के आखिर में मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट हुआ इस बात को प्रूव करने के लिए कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है या प्रोटीन, तो वो था हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर, और ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करता है, ईट करता है। अच्छा, अगर हम बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर को देख ले तो सिर्फ इसके अंदर डीएनए पाया जाता है और इर्द गिर्द उस डीएनए का प्रोटीन का कैप्सूल पाया जाता है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और यही दो चीज़ें तो हमने चेक करनी है ना, वो कर ले, सिर्फ डीएनए और प्रोटीन है। तो यहाँ से अगर हम एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन हेरिडिटरी मटेरियल है। तो शुरू करते हैं। इन दो साइंटिस्ट ने नोट किया, हार्शी एंड चेज ने, कि जब बैक्टीरियोफेज अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर तो सारा जो प्रोटीन कोट है वो बैक्टीरिया से बाहर रह जाता है और इस वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है ये प्रोटीन कोट है और अंदर रेड आपको वायरल डीएनए नज़र आ रहा है। और ये दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का डीएनए है ये बैक्टीरियम सेल के अंदर इंजेक्ट किया हुआ है और जो जितना भी बॉडी है वायरस का वो बाहर रह चुका है। ये आपको एक साइकिल नज़र आ रहा है, इसमें जो रेड सर्कल है ये बैक्टीरियम सेल है, ऊपर आपको वायरस नज़र आ रहा है, इसने अपना ब्लू डीएनए जो आपको शो रहा है बैक्टीरियम सेल के अंदर एंटर किया है और जो जितनी भी प्रोटीन कोट है वो बैक्टीरियम सेल के बाहर है। जो डीएनए वायरस ने इंजेक्ट किया है बैक्टीरियम सेल के अंदर, उस डीएनए के इंस्ट्रक्शन के बेस पे और वायरसेस बैक्टीरियम सेल के अंदर इस तरह बन जाते हैं और फिर
ये इस तरह बैक्टीरियम सेल को बस्ट करता है और सारे वायरस बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वाज़ेह है कि डीएनए एंटर होता है, प्रोटीन कोड तो बाहर रह जाता है। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर काम करता है। लेकिन इनको कैसे पता चला कि डीएनए एंटर होता है और प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है? इस बात को मालूम करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, उसको आप गौर से देख ले, बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले उन्होंने एक मीडियम लिया, एक कल्चर लिया, और इस मीडियम के अंदर उन्होंने डाला रेडियो एक्टिव सल्फर S35, और फिर इसी मीडियम के अंदर सल्फर के अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस को ग्रो किया। जब बैक्टीरियोफेज को निकाला तो देखा गया कि बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन कोड है उसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर यानी S35 एंटर हो चुका है, मिल चुका है, क्योंकि प्रोटीन बना होता है सल्फर से और डीएनए बना होता है फास्फोरस से। तो यहाँ पे कौन सा मीडियम था? सल्फर का था। तो प्रोटीन के अंदर वो S35 वाला सल्फर मिल चुका है, न कि डीएनए के अंदर, क्योंकि डीएनए तो फास्फोरस से बना हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने इन्हीं वायरस से बैक्टीरिया को अटैक करवाया, और जब देखा गया बैक्टीरिया के अंदर कि कोई ना कोई रेडियो एक्टिव पाई जा रही है कि नहीं, तो रिजल्ट ये आया कि बैक्टीरियम सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद नहीं है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मौजूद न होना इस बात की गवाही है कि प्रोटीन बैक्टीरियम सेल के बाहर है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर किस चीज़ में था? प्रोटीन के था। अगर प्रोटीन अंदर जाते हैं तो इसका मतलब बैक्टीरियम के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर मौजूद होना चाहिए था। तो इससे तो ये वाज़ेह हुआ कि प्रोटीन बाहर रहता है। लेकिन उन्होंने फर्दर डीएनए के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, उसको ज़रा गौर से देख। सिमिलरली उन्होंने एक दूसरा मीडियम लिया जिसमें उन्होंने डाला रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32, और इसके अंदर बैक्टीरियोफेज को ग्रे करवाया। जब देखा गया बैक्टीरियोफेज वायरस का जो डीएनए है उसके अंदर फास्फोरस मिल चुका है, और क्योंकि डीएनए फास्फोरस से बनता है। जब इन्हीं वायरस से बैक्टीरिया सेल को अटैक करवाया गया और बैक्टीरिया सेल को के अंदर नोट किया तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो मौजूद थे। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे किस चीज़ के अंदर है? वो डीएनए के अंदर। इसका मतलब है कि डीएनए बैक्टीरियम सेल के अंदर एंटर हो चुका है। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हुआ कि बैक्टीरियोफेज अपना प्रोटीन कोड बाहर छोड़ता है, डीएनए को एंटर करवाता है, और उस डीएनए के इंस्ट्रक्शन के बेस पर न्यू बैक्टीरियोफेज बनते हैं। तो यहाँ से ये बात 100% कंफर्म हुआ कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर काम करता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चलिए मैं आपके लिए रिवाइज करता हूँ और कंपेयर करता हूँ आपको दोनों एक्सपेरिमेंट्स। ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट हुआ 1928 में, हार्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट किया गया 1952 में। ग्रिफ्ट ने इस्तेमाल किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, जबकि हार्श एंड चेज ने इस्तेमाल किया था बैक्टीरियोफेज। ग्रिफ्ट ने विक्टिम बनाया माइस को, जबकि हार्श एंड चेज ने अपना शिकार बनाया है बैक्टीरिया को। ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, जबकि हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट को ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये दोनों नाम, इसको बस आपके लिए क्लियर करवाता हूँ। बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना डीएनए ट्रांसफ़र करता है। एक तरीक़ा को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एक बैक्टीरिया अपना डीएनए सराउंडिंग इन्वायरमेंट को देता है और दूसरा बैक्टीरिया उस इन्वायरमेंट से ले लेता है। इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको याद होगा कि हीट किल एस बैक्टीरिया से डीएनए ट्रांसफर हुआ था आर टाइप के अंदर। तो हीट किल एस बैक्टीरिया ने अपना डीएनए इन्वायरमेंट को दिया होगा और आर टाइप ने उस इन्वायरमेंट सराउंडिंग से पिक किया होगा। तो इसलिए ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। इसी तरह अगर बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया से डीएनए लेकर दूसरे बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवाता है तो इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो यहाँ भी आपको नजर आ रहा है कि वो वही हार्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट है, यानी बैक्टीरियोफेज इस्तेमाल हुआ है डीएनए ट्रांसफर के लिए। तो इसलिए हार्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल भी कहते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट और डाउट्स आपके क्लियर होंगे। थैंक यू।